अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन मैन के मुतालिक कि इंसान जो कुछ खाता है वो हजम कैसे करता है। आपने सुबह खाया, पराठा खाया, रोटी खाई, दही खाई, आप अच्छे खाता है, बकरा खाया, गोश्त खाया, जो भी आपने वट एवर खाया, ठीक है, वो अपने हजम कैसे करना है, उसकी डाइजेशन कैसे होगी, वो किन किन प्रोसेस से गुजर के जाएगा, ये सारा कुछ आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो डाइजेशन इन मैन एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो किसी भी इंसान के माउथ से लेके उसके एनस तक, उसके मुंह से लेके उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन एनस तक मुश्तमिल होती है। इस लॉन्ग ट्यूब को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आ जाता है ओरल कैविटी, मुंह का खाली खाना ओरल कैविटी कहलाता है। इसके बाद खुराक की नाली आइसोफेगस होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टोमक। स्टोमक के बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम। इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से याद रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के फिर फर्दर तीन हिस्से होते हैं। पहला होता है कोलोन, फिर होता है सीएसएम, लास्ट वन होता है रेक्टम। रेक्टम के बाद एनस, जिससे हमारा सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। इस सारे के सारे एलिमेंट्री किनाल के साथ खुराक के गुजरने के साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं। वो ग्लैंड्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उनमें सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, उसमें लिवर आ जाता है, उसमें पैंक्रियाज आ जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीपीएससी सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपने ये सब्जेक्ट रखा हुआ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम होता है। एक एक पॉइंट को अच्छे से याद कीजिएगा ताकि कहीं से कोई भी ऑब्जेक्टिव आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, आपको कहीं भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद देख लेते हैं कि डाइजेशन की बेसिकली पूरी की पूरी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ तीन बेसिक साइट्स होती हैं जहां पे डाइजेशन की जाती है। सबसे पहली साइट होती है ओरल कैविटी, मुंह का खाना। डाइजेशन का आगाज आपके खुराक के चबाने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होती है, जुजवी डाइजेशन होती है। उसके बाद स्टोमक में जाता है, एसिड के साथ मिक्स किया जाता है। यहाँ पे डिफरेंट फूड पार्टिकल्स की डाइजेशन होती है। तीसरा पॉइंट जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जितनी भी रिमेनिंग डाइजेशन बचती है वो सारी की सारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। हम हर एक को बड़े डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता, वन बाय वन। आज जो हमारा बेसिक डिस्कशन है वो है ओरल कैविटी की, कि ओरल कैविटी में क्या क्या होता है, डाइजेशन कैसे होती है। चलें जी, ओरल कैविटी के फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ओरल कैविटी का काम होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ फूड। आप ऐसे ही कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेंगे वो खाया नहीं जाएगा। ओरल कैविटी आपको खुराक को सिलेक्ट करने में बड़ा की रोल प्ले करती है। आपने खुराक खानी शुरू की, आपने रोटी खाई, आपने चिकन खाया, मटन खाया, पिज्जा खाया, जो भी खाया, अगर उसमें कोई हार्ड पीस आ गया, अगर उसमें कहीं पे कोई पत्थर का जर्रा आ गया, कोई डर्ट का जर्रा आ गया, आप खुराक को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि आपकी ओरल कैविटी सेंस कर लेती है कि भाई हार्ड पार्टिकल है या डाइजेस्ट नहीं हो सकता, इसे इनगल्फ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा स्मेल किया जाता है खुराक को, अगर खुराक की स्मेल बुरी हो तो कोई नहीं खाता। इवन दैट खुराक का कलर भी बड़ा मैटर करता है, साइट भी बड़ी मैटर करती है। हम देखते हैं जो खाना अट्रैक्टिव लगता है उसे जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो हमें अच्छा नहीं लगता, जो हमारे दिल को नहीं भाता, नजरों को नहीं भा रहा, तो चाहे जितना भी टेस्ट होगा, दिखने में अच्छा नहीं है यार, इसको कौन खाएगा, दफे करो मैं नहीं खा रहा हूं। चले ये सारा कुछ। इसके बाद पहला काम हो गया सिलेक्शन। 5 सेंस यूज होती हैं, टेस्ट बर्ड्स यूज होते हैं। टेस्ट बर्ड्स कहां पे होते हैं? जुबान के अंदर होते हैं। कभी भी हम हाथ लगा के खाने को चख नहीं सकते, खाने को फील कर सकते हैं कि गर्म है या ठंडा है। चखने के लिए हमें जुबान पे लगाना पड़ेगा। कड़वा, मीठा, ठंडा, गर्म जो भी होगा, हमारी जुबान के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वो हमें बता देते हैं कि इन देर इसका टेस्ट कैसा है, अच्छा है, मजेदार है, तो हम खा लेते हैं, अगर बदमजा है तो मैं नहीं खा रहा, छोड़ो इसको। उसके बाद सेकंड फेज होता है ग्राइंडिंग का। ग्राइंडिंग का दूसरा नाम होता है मेस्टिकेशन। नाम याद रख लीजिएगा, बाज़ एग्जामिनर उल्टा सवाल दे देता है कि व्हाट इज मेस्टिकेशन। आपको मेस्टिकेशन तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं बेटा, ग्राइंडिंग का ही नाम मेस्टिकेशन होता है। इसमें किया क्या जाता है, खुराक को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मीन आप चबाने का जो काम कर रहे हैं, खुराक की तोड़ फोड़ जो कर रहे हैं, दांतों की मदद से खुराक के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं, यही तो है ग्राइंडिंग या मेस्टिकेशन। की क्यों जाती है, ये भी सवाल आ सकता है, ग्राइंडिंग क्यों जरूरी है। बेटा दो पॉइंट्स हो सकते हैं, एक तो खुराक के बड़े पार्टिकल्स पे जो एंजाइम होते हैं वो सही से काम नहीं कर पाते। एंजाइम को काम करने के लिए छोटा छोटा सरफेस एरिया चाहिए होता है। ये आपने बड़ा सा रोटी का पीस खाया,
जब इसको तोड़ा जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एंजाइम बड़े इजीली एक्ट कर लेंगे। इसका दूसरा फायदा पता क्या है? इसका दूसरा फायदा ये है कि जो आपकी खुराक की नाली होती है, आइसोफेगस होती है, इससे पूरी रोटी तो नहीं गुजर सकती ना भाई, मेरे तो नहीं गुजरती, आपकी गुजरती होगी तो पता नहीं। खुराक को गुजरने के लिए छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि उसे निगलने में आसानी हो, ताकि उसे अंदर ले जाने में आसानी हो, ताकि आप उसे इजीली डाइजेस्ट कर सकें विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। दो फंक्शन हो गए, सिलेक्शन भी होगी, ग्राइंडिंग भी होगी। उसके बाद बेटा आ जाता है नेक्स्ट लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। लुब्रिकेशन का मतलब होता है खुराक को नमी दे देना, खुराक को नरम कर देना। आपने फ्रिक्शन के कवानीन पढ़े होंगे, फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या किया जाता है? लुब्रिकेट किया जाता है। ऑयल ऐड करते हैं आप किसी भी सरफेस के ऊपर, उसकी लुब्रिकेशन हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाती है। खुराक को लुब्रिकेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, ताकि वो जब गुजर रही हो खुराक की नाली से तो वो कहीं पे अड़े ना, कहीं पे अटके ना, कहीं पे उसे मुश्किल ना हो, वो बड़ी आहिस्ता से नरमी से गुजर जाए। इस काम के लिए क्या यूज होता है? सलाइवा यूज होता है। सलाइवा आता कहां से है? सलाइवा बेटा सलाइवरी ग्लैंड से आता है। ग्लैंड्स होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ, जो कि सलाइवा को सेक्रेट करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर होते हैं। तो सबसे पहला पेयर होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होते हैं बेटा, ये जुबान के नीचे होते हैं। सब मैक्सिलरी ग्लैंड जबड़ों के पीछे होते हैं। एंड पैरोटाइड ग्लैंड जो कानों के अगली तरफ होते हैं। ये 3 पेयर होते हैं बेटा। टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, हर एक पेयर की फॉर्म में है। सो 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। इसके अलावा सलाइवा के अंदर बेटा वाटर होता है और म्यूकस होता है। वाटर और म्यूकस क्या करते हैं? खुराक को नरमी देते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, चबाने में हेल्प करते हैं। देखिए हम जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं, साथ ही हमारे मुंह के अंदर से म्यूकस पैदा होना शुरू हो जाता है, वाटर लाइक सेक्रीशंस खारिज होती हैं। उससे क्या होता है? खुराक चबाने में आसानी होती है, खुराक अच्छे से चबाई जा सकती है। उसके बाद बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट एंड साल्ट्स आ जाते हैं। इनका काम होता है पीएच को मेंटेन करना। पीएच क्या होती है? एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे याद आ गई मुझे। पीएच बेटा जो फ्रेश सलाइवा होती है उसकी पीएच 8 होती है। 8 पीएच फ्रेश सलाइवा की होती है। उसके बाद ये एसिडिक पीएच होता है तो अराउंड अबाउट 6 पीएच पे आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की सिक्रीशन के बाद जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट हो जाए, निकल जाए, उसके बाद अच्छी हो जाती है। बट याद रख लीजिएगा बेटा, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फ्रेश सलाइवा की पीएच 8 होती है। इसके बाद माइलेज एंजाइम होता है, आपने 12 पढ़ा होगा। माइलेज एंजाइम किस काम के लिए होते हैं? ये होते हैं बेटा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। उसके बाद लुब्रिकेशन, डाइजेशन होगी। डाइजेशन क्या होती है बेटा? पार्शियली डाइजेशन होती है, फुल डाइजेशन नहीं होती। हम हाफ डाइजेशन की बात भी नहीं करें, पार्शियली डाइजेशन मीन जुजवी तौर पे थोड़ी सी डाइजेशन होती है। उसके बाद बाकी डाइजेशन का काम स्टोमक में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ये काम चलता रहेगा। वो डाइजेशन किस तरह हो रही है? ये माइलेज एंजाइम जो है ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन है स्वेलविंग। स्वेलविंग का क्या मतलब होता है? खुराक को निगल लेना। अब खुराक रेडी हो चुकी है निगलने के लिए, उसमें लुब्रिकेंट भी हो गई है, उसके अंदर म्यूकस भी ऐड हो गया, सलाइवा ऐड हो गया, उसकी पार्शियल डाइजेशन भी हो गई है, उसकी ग्राइंडिंग भी कर दी गई है, सिलेक्शन भी हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका है। अब हमारा खुराक का पीस रेडी है, अब उसको निगलना है। निगलने का प्रोसेस क्या होगा? सबसे निगलने से पहले खुराक को बोलस में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये बोलस क्या होता है? बोलस फूड बॉल होती है। जो भी खाना हम खाते हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो चकोर, जिस मर्जी शेप का हो, खुराक चबाई जाती है, दांतों की मदद से ग्राइंडिंग की जाती है, उसमें लुब्रिकेंट ऐड किए जाते हैं। एट द एंड उसको छोटी सी स्मॉल स्फेरिकल बॉल बना दी जाती है जो कि नरम होती है। यहां मैंने लिखा ट्रिपल एस, स्मॉल, सॉफ्ट, स्फेरिकल। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटा इस बॉलस के। स्मॉल, सॉफ्ट, स्फेरिकल बॉल होती है जिससे निगलने में आसानी होती है। इस बॉल को बॉलस कहते हैं। इसके बाद स्वेलविंग में हर एक ऑर्गन का जो भी हमारे ओरल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं अपना अपना रोल होता है। सबसे पहले देख लेते हैं टंग की मूवमेंट। वैसे बोलस बनाने में भी टंग की मूवमेंट का बड़ा रोल होता है। जुबान कभी आगे पीछे खुराक के टुकड़ों को घुमाती रहती है, चबाती ही रहती है, ताकि ये खुराक जो है वो प्रॉपर बोलस की फॉर्म में आ जाए, बॉल की फॉर्म में आ जाए। उसके बाद स्वेलविंग के लिए भी बेटा टंग का बड़ा की रोल है। कैसे की रोल प्ले करती है? अब देखें, पहले अपवर्ड मूवमेंट करती है, जुबान ऊपर जाके लग जाती है ऊपर वाले जाके साथ। अब लगा के देखने, जुबान जब तक ऊपर वाले तलवे के साथ नहीं लगेगी, आप खुराक को या कुछ भी, अभी तो आपके मुंह में खुराक तो होगी नहीं, ऑब्वियसली सलाइवा होगा, तो वो नहीं आप निकल सकते। पहले ऊपर लगेगी, फिर बैकवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड देन बैकवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट से क्या होगा कि जो खुराक है वो आपके मुंह के पिछले हिस्से, ओरल कैविटी के पिछले हिस्से में चली जाएगी। उसके बाद क्या होता है? सॉफ्ट प्लेट।
सॉफ्ट प्लेट की भी मूवमेंट होती है बेटा। सॉफ्ट प्लेट ऊपर की जानिब उठ जाती है, जो सांस की नाली होती है, नेजल कैविटी से आने वाली नाली होती है, उसे बंद कर दी जाती है। इसके बाद बेटा एपिग्लॉटिस की मूवमेंट होती है। एपिग्लॉटिस क्या होता है बेटा? बेसिकली ग्लॉटस के सिरे को, ग्लॉटस के ढक्कन को एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये क्या करता है बेटा? ये सांस की नाली को बंद कर देता है, पार्शली उसको बंद करने में हेल्प करता है, ताकि हमारे खुराक का कोई भी टुकड़ा हमारी सांस की नाली में ना जाए। अगर हमारे खुराक का टुकड़ा गलती से, कुछ लोगों को आती है ना आदत, एक तो खाते बड़ी जल्दी जल्दी से, आहिस्ता आहिस्ता खा लेंगे तो ऑब्वियसली खुराक की नाली की खुराक में जाएगी और जो सांस की नाली में वहां पे कभी भी नहीं जाएगी। पर कुछ लोग जल्दी जल्दी से खाते हैं, और जल्दी जल्दी से खाने के अलावा कुछ लोगों को बातें करने की भी बड़ी आदत होती है, उनके खाते हुए भी जुबान बंद नहीं होती। सो उसका एक नुकसान ये होता है कि वो जो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग होती है वो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, बाज़ गलती से खुराक जो होती है वह सांस की नाली में चली जाती है। इसकी वजह से फौरन से पहले आपको खांसी आना शुरू हो जाती है, ठीक है, आंखों से पानी आ जाता है। ये क्या कहता है कि खुराक की जो सांस की नाली में गई है, यहाँ पे नहीं जानी चाहिए थी, अब नॉर्मेलिटी हो गई है, उस अब नॉर्मेलिटी को क्लियर करने के लिए किया जाता है। बेसिकली एपिग्लॉटिस क्या होता है? ग्लॉटस का ढक्कन होता है, सांस की नाली के ऊपर होता है, ताकि खुराक हमारी सांस की नाली में ना जाए। इसके अलावा विंड पाइप की मूवमेंट भी होती है। विंड पाइप सांस की नाली को कहते हैं, ये भी मूव करती है। आप अभी कुछ निकल के देखें, यहाँ पे हाथ रख लें, ये वाली मूवमेंट देखिएगा, अपवर्ड मूवमेंट होगी, विंड पाइप की भी अपवर्ड मूवमेंट होगी, ताकि वो जाके एपिग्लॉटिस के साथ लग जाए, पार्शली क्लोज हो जाए। क्या? अपवर्ड मूवमेंट होगी। आप निकल के देखें ना, सबका ऐसे ही होता है, अगर आपका नहीं है तो फिर आप चेकअप करा लें, मसला हो सकता है। इसके बाद खुराक की मूवमेंट किस तरह की होती है बेटा? खुराक की मूवमेंट पेरिस्टालिसिस होती है। मींस आपके मुंह से खुराक का नीचे की जाने पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है। बात कहा जाता है कि ये सिर्फ ओरल कैविटी से लेके स्टोमक तक जो मूवमेंट होती है ये पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, यू नो। आगे टिल एनस ये मूवमेंट जो होती है ये पेरिस्टालिसिस मूवमेंट ही होती है। क्या होती है? वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द फूड इन द आइसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस का ऑपोजिट भी किया जा सकता है। बाजू का डिसफंक्शन होता है, आपके खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टोमक में और स्टोमक से फिर दोबारा ओरल कैविटी की जानिब ट्रेवल कर सकती है आइसोफेगस के थ्रू। इस मूवमेंट को कहते हैं एंटी पेरिस्टालिसिस। मीन खुराक उल्टी आना शुरू होगी, मैदे से वापस आना शुरू हो गया, इसको वोमिटिंग की कैफियत भी कहते हैं। ये होगी बेटा पेरिस्टालिसिस और एंटी पेरिस्टालिसिस। इसके अलावा एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी मजीद डाइजेशन के दौरान यूज की जाती है, वो होती है हंगर पेन। भूख की वजह से पेट में जो दर्द होता है, भूख की शिद्दत से जो पेट में दर्द होता है, उसको कहते हैं हंगर पेन। होती किस वजह से है? लो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है ये इस पेन को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। इसकी वजह से क्या होता है? अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है, इंसान को अनकंफर्टेबल सा फील होता है, अजीब सी ना, अंदर से एक हल्का हल्का पेन सा स्टार्ट होता है, तलब होना स्टार्ट हो जाती है, कुछ खाने की तलब, ठीक है, उस तलब को कहते हैं हंगर पेन। ये होती कब है? आफ्टर 12 to 24 आवर्स, 12 से 24 घंटे खाने के बाद आपको हंगर पेन हो सकती है। कुछ लोगों को तो खाने के 2 घंटे बाद ही स्टार्ट हो जाती है, डिपेंड्स अपॉन द पीपल कि कौन कितना खाता है। ये आज का हमारा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, टॉपिक का थी, टॉप की थी। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट के रेलिवेंट कोई भी कंफ्यूजन हो या हो आपकी कोई सजेशन, आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।